नमस्कार दोस्तों, राउज आईएएस के हिंदी यूट्यूब चैनल पर भारतीय अर्थव्यवस्था के साप्ताहिक करंट अफेयर्स की वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम 21 मई 2024 से लेकर 27 मई 2024 तक के भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण खबरों का अध्ययन करेंगे जो यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा के लिए उपयोगी है। दोस्तों, इस लेक्चर सीरीज के माध्यम से हमारा प्रयास रहता है कि हम आपको यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के अनुरूप और उपयोगी तथा टू द पॉइंट अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराएं। हम अपने लक्ष्य को पूरा करने हेतु पूरा प्रयास करते हैं। अगर इसमें कुछ और सुधार की गुंजाइश हो, कुछ और सुधार करना चाहिए, तो आपके सुझाव भी आमंत्रित हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस लेक्चर को हम आरंभ करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम किन किन खबरों को शामिल करने वाले हैं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहले एक खबर शामिल करेंगे जिसका हेडिंग है भारतीय रिजर्व बैंक। एक मिनट में पेन ले लूं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को अधिशेष हस्तांतरण। दोस्तों, आपको पता है कि अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केंद्र सरकार को अपने लाभ के अधिशेष या बोल सकते हैं कि लाभांश को हस्तांतरण करने का निर्देश जारी किया गया है। और ये लाभांश कितना है? 2.11 लाख करोड़ रुपए। तो देखेंगे कि ये क्या है। इस खबर के संदर्भ में हम देखेंगे कि इस हस्तांतरण का आधार क्या है। उसमें एक टर्म आएगा, एक पद आएगा, आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क। देखेंगे कि आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क क्या होता है। फिर हम आकस्मिक जोखिम बफर की बात आएगी, इसमें उसको भी समझेंगे। ये सारे जो आप पद देख रहे हैं, इन पदों को यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछ सकती है कि प्रायः सुर्खियों में ये सब देखने को मिले, इनका संबंध किससे है और फिर इसका क्या प्रभाव होगा अर्थव्यवस्था पर, और ऐसे इत्यादि और जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं इससे हम देखेंगे। दूसरा खबर हमारा रहेगा वो प्रतिलोमी प्रशुल्क ढांचा से संबंधित रहेगा, जिसको हम इंग्लिश में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसमें हम देखेंगे कि क्या है ये, इसका प्रभाव क्या है और इसका समाधान क्या है, कैसे इसको हम ठीक कर सकते हैं। और प्रतिलोमी ड्यूटी ढांचे को जब हम देखेंगे तो ध्यान रखिएगा कि इसके साथ ही हम जीएसटी और आयात दोनों के संदर्भ में इसको समझ लेंगे। वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर जिसको हम जीएसटी बोलते हैं, तो वस्तु एवं सेवा कर के संदर्भ में भी इसको हम समझ लेंगे और आयात के संदर्भ में भी इसको हम समझ लेंगे। उसके बाद हम तीसरी खबर लेंगे यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 के बारे में। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया गया है। तो हम देखेंगे कि ये सूचकांक क्या है, भारत की इसमें स्थिति क्या है। भारत की स्थिति अभी सुधरी है, तो आखिर में भारत की स्थिति में सुधार होने के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं, और साथ ही विश्व आर्थिक मंच के बारे में भी देख लेंगे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है। दोस्तों, पिछले सप्ताह इन 3 खबरों को मैंने यूपीएससी के लिए चुना है। इसके अलावा भी खबर थी, जैसे अभी भारत में जो दालों का आयात है ये काफ़ी ज़्यादा हो गया है, लेकिन दालों के आयात से संबंधित खबर को मैं इसी वीडियो श्रृंखला में काफ़ी डिटेल में कवर कर चुका हूँ, मेंस के दृष्टिकोण से, प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से भी।
तो मैं उसको फिर रिपीट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सिर्फ संदर्भ ही बदलेगा, बाकी सारे जो भी विषय वस्तु है सेम रहेगी। तो मैं उसका वीडियो लिंक इस वीडियो के साथ ही लगा दूंगा, आप जाके वहां से उसको रिवाइज कर लीजिएगा। तो आज के लेक्चर की रूपरेखा हमने देख लिया, इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, और उसके बाद हम आते हैं आज के पहले विषय वस्तु पर या आज की पहली खबर पे। तो आज की जो पहली खबर है आपको पता है कि आरबीआई से संबंधित है। देखिए यहां लिखा है कि आरबीआई देगा 2.1 लाख करोड़ रुपए, किसको? सरकार को। ऐसे ही आप देखेंगे यहां बिजनेस स्टैंडर्ड में लिखा है रिजर्व बैंक के धन से घटेगी कुल उधारी। तो यहां प्रभाव बता रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक सरकार को जो अधिशेष हस्तांतरण करेगा उसका क्या प्रभाव पड़ेगा सरकार पर या भारतीय अर्थव्यवस्था पर। यही खबर अंग्रेजी न्यूज़पेपर में भी प्रकाशित हुआ, और सिर्फ एक में नहीं बल्कि बहुत से अलग अलग न्यूज़पेपर में यह प्रकाशित हुआ। हिंदी माध्यम के अखबारों में भी प्रकाशित हुआ। हमने उदाहरण के लिए आपको यहाँ पे 3 न्यूज़पेपर से कटिंग लगा दिया है, तो इसको आप देख सकते हैं और फिर हम संदर्भ को समझते हैं। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक का जो लाभ या लाभांश हस्तांतरण का मुद्दा है चर्चा में क्यों है, तो चर्चा में एक बार फिर देख लेते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने वित्त वर्ष 24, अब वित्त वर्ष 24 मतलब समझ लीजिएगा कि 2023 और 24, आपको पता है कि भारत में जो वित्त वर्ष चलता है वो हमेशा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, और इसलिए अगर वित्त वर्ष 24 बोला जाता है तो 2023-24 हम उसको बोलेंगे। तो वित्त वर्ष 2024 के लिए केंद्र सरकार को 2.11 लाख करोड़ रुपए के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दे दी है। काफी डिबेट का भी ये मुद्दा बना रहा है, अभी हम समझेंगे इसको कि क्यों। कुछ लोगों का मत है कि भारतीय रिजर्व बैंक को प्रत्येक साल ये लाभांश नहीं देना चाहिए सरकार को, कुछ लोगों का मत है कि देना चाहिए। तो इन मुद्दों को भी थोड़ा हम समझेंगे अभी आगे। अब थोड़ा आगे बढ़ें तो विगत वर्ष से तुलना करके देखते हैं हम कि विगत वर्ष अर्थात जो वित्त वर्ष 2022-23 था उसमें भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकार को जो लाभांश का हस्तांतरण किया था। क्यों हस्तांतरण करती है आरबीआई? क्योंकि आरबीआई का स्वामित्व 100% किसके पास है? सरकार के पास है, और इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक जो भी लाभ कमाता है उस लाभांश का हिस्सा किसको देता है? सरकार को देता है। अब भारतीय रिजर्व बैंक कैसे लाभ कमाता है ये भी आपके मन में आ रहा होगा, तो ये मैं आगे अभी आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से भारतीय रिजर्व बैंक लाभ कमाता है और किस तरीके से उसका पैसा व्यय होता है। तो अभी आगे हम पूरा समझेंगे, पहले कंटेक्स्ट को एक एक करके समझें। तो विगत वर्ष जो है 2022-23 का जो वित्त वर्ष था उसमें 87,416 करोड़ रुपए लाभ का हस्तांतरण किया था या इतना अधिशेष का हस्तांतरण किया था। लेकिन इस बार तो कितना है? 2.11 लाख करोड़। इसलिए इस वर्ष की तुलना में अगर हम देखें तो अभी 141 करोड़ ज्यादा इस वर्ष सरकार को लाभ या लाभांश का हस्तांतरण आरबीआई कर रही है। अर्थात विगत वर्ष की तुलना में लगभग 141 करोड़ रुपए ज्यादा इस बार अधिशेष का हस्तांतरण आरबीआई सरकार को करेगी। अब हस्तांतरण का आधार क्या है, आखिर में क्यों करती है? तो एक तो मैंने ये बता दिया कि भारतीय रिजर्व बैंक का संपूर्ण स्वामित्व किसके हाथों में है? सरकार के पास, और इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक जो भी लाभ कमाता है सरकार को देता है। लेकिन इसके लिए कुछ फ्रेमवर्क कानून बने हैं। तो हस्तांतरण का आधार क्या है? संशोधित आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क। ध्यान रखिएगा, आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क आपको ध्यान रखना है कि आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क के आधार पर ही भारतीय रिजर्व बैंक सरकार को पैसा देती है। और ये क्या है अभी हम देखेंगे, संशोधित क्यों बोला जा रहा है ये भी हम समझेंगे। उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको संदर्भ में ही अभी बता रहा हूं कि
आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक इतना पैसा 2.11 लाख करोड़ रुपए तो अधिशेष के रूप में सरकार को हस्तांतरित कर ही रही है। उसके साथ ही साथ एक और काम कर रही है वो, कि जो आकस्मिक जोखिम बफर है, मतलब आरबीआई अपने पास अपने कुल पूंजी का एक कुछ विशेष हिस्सा रख लेती है, जिससे कि अचानक कोई दिक्कत होती है तो वो आसानी से उसको सह सके। तो उसको हम बोलते हैं आकस्मिक जोखिम बफर। आगे मैं अभी और इसको समझा दूंगा। उसको अभी 2023-24 के लिए 6% जो पहले था उससे बढ़ाकर 6.5% कर दिया है। अर्थात इस वर्ष आरबीआई को काफी लाभ हुआ है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि 2.11 लाख करोड़ सरकार को हस्तांतरित कर रही है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 141% क्या है, अधिक है। और हस्तांतरण का आधार क्या है, आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क ईसीएफ, और आकस्मिक जोखिम जो बफर है, निधि है, उसको भी आरबीआई 6% जो पूर्व में था उससे बढ़ाकर 6.5% कर दी है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट एक साथ ले लीजिएगा, जब मैं पढ़ा लूंगा साइड हटूंगा, एक साथ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब थोड़ा आगे हम समझते हैं कि ये आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क क्या है। डेफिनेटली आपके माइंड में आएगा कि हस्तांतरण का आधार अगर संशोधित आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क है तो ये होता क्या है, समझते हैं। देखिए, आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क क्या है, तो यह भारतीय रिजर्व बैंक के लिए जोखिम से निपटने के लिए प्रावधान करने के लिए, मतलब भारतीय रिजर्व बैंक किसी अप्रत्याशित जोखिम से बचने के लिए क्या प्रावधान उसको होना चाहिए, उस प्रावधान को निर्धारित करता है। साथ ही आरबीआई अधिनियम 1934, ध्यान रखिएगा कौन सा, 1934, आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 47 के तहत लाभ वितरण के उच्च स्तर को, अर्थात कितना अधिक से अधिक लाभ सरकार को अधिशेष के रूप में हस्तांतरित किया जाए वो निर्धारित करने के लिए, तो उच्च स्तर को निर्धारित करने हेतु प्रावधान बताता है। तो ध्यान रखिए कि आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क क्या है, ये बताता है कि आरबीआई को जोखिम से या अप्रत्याशित जोखिम से निपटने के लिए अपने कुल आर्थिक पूंजी का कितना भाग अपने पास रखना चाहिए और कितना भाग उसको अपने कुल आर्थिक पूंजी का सरकार को प्रति वर्ष हस्तांतरित करना चाहिए। यह आपको समझ में आ गया होगा। पूर्ववर्ती, देखिए यहां पे क्या लिखा था, संशोधित, तो हम समझेंगे संशोधित क्यों लिखा है। देखिए, पूर्ववर्ती जो था, पहले जो ईसीएफ बना था, अर्थात इसको इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क या ढांचा बोल सकते हैं। तो इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क 2014-15 के दौरान निर्मित हुआ था और 2015-16 में शुरू हुआ था पहले वाला। लेकिन अभी अभी जो चल रहा है ये 2018 में आरबीआई ने क्या किया था, 2015-16 में जो लागू हुआ था ईसीएफ, या 2014-15 में जो बना था, निर्मित हुआ था, उसका पुनर्मूल्यांकन करने के लिए, समीक्षा करने के लिए, अभी हम देखेंगे कि 5 वर्ष में एक बार इसकी समीक्षा होनी चाहिए। तो इसकी समीक्षा करने के लिए आरबीआई के पूर्व गवर्नर डॉक्टर बिमन जालान की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति की स्थापना की थी और इस समिति ने 26 अगस्त 2019 को जो रिपोर्ट दिया था उसको अपना लिया आरबीआई ने इसको, और उसके बाद से ये चल रहा है। तो जो 26 अगस्त 2019 को ईसीएफ बना है, उसी ईसीएफ को हम क्या बोलते हैं, संशोधित आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क। तो ध्यान रखिएगा, संशोधित जो लिखा है अर्थात 2014-15 में जो बना है वो नहीं, बल्कि जो 2018 में डॉक्टर बिमन जालान की अध्यक्षता में बना था और 26 अगस्त 2019 से लागू हुआ है, आरबीआई ने जिसको अपना लिया है, वो संशोधित फ्रेमवर्क है। इसका भी 5 साल बाद क्या होना चाहिए, समीक्षा होना चाहिए, भी हम देखते हैं। तो जो विमल जालान समिति की अनुशंसा है, ये जो समिति बनी थी इसने और क्या क्या अनुशंसा की थी,
तो इसने पहले बोला था कि वित्तीय वर्ष का संरेखण कर दिया जाए। वित्तीय वर्ष का संरेखण मतलब आपको पता है कि भारतीय रिजर्व बैंक का वित्तीय वर्ष कुछ अलग ही है। आप बताएंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक का वित्तीय वर्ष क्या है? जो सरकार का वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक वही वित्तीय वर्ष आरबीआई का नहीं है, भारतीय रिजर्व बैंक का नहीं है। तो कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि आरबीआई का वित्तीय वर्ष कब होता है। सिंपल सी बात है, फैक्ट में आप जरूर जानते होंगे, और नहीं तो मैं आपको उत्तर भी दे दूंगा। तो उसने बोला कि आरबीआई का जो अभी वित्तीय वर्ष है वो अलग है, सरकार का वित्तीय वर्ष अलग है, इन दोनों के वित्तीय वर्ष को एक बना दिया जाए। उसके बाद देखिए यही लिखा है कि अनुमानों व प्रकाशनों में एक रूपता लाने हेतु सरकार के वित्त वर्ष को क्या कर दिया जाए, आरबीआई के वित्त वर्ष से मेल खाने के लिए दोनों को संरेखित कर दिया जाए। फिर उन्होंने बोला कि आवधिक समीक्षा, एक विशेष टाइम पीरियड पर ईसीएफ इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क का क्या होना चाहिए, समीक्षा होना चाहिए। यही लिखा है कि प्रत्येक 5 वर्ष में ईसीएफ इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क आर्थिक पूंजी ढांचा की नियमित समीक्षा होनी चाहिए। और आकस्मिकता निधि, यही जो लिखा है ना, आकस्मिक जोखिम बफर टीआरबी, कंटिंजेंसी रिस्क, और ये क्या हो जाएगा, बफर। तो आकस्मिकता निधि जो है सीआरबी को कुल आर्थिक पूंजी के, आरबीआई की जितनी भी कुल आर्थिक पूंजी है उस आर्थिक पूंजी के 5.5% से 6.5% तक बनाए रखना चाहिए। और देख सकते हैं कि अभी हाईएस्ट जो 6.5 बोले हैं उतना इस बार आरबीआई रख ली है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ऐसा रखने से क्या होगा, तो ऋण बाजार एवं परिचालन जोखिम के विरुद्ध क्या रहेगा, आरबीआई को सुरक्षा रहेगा। अचानक अगर आरबीआई कोई ऋण लिया है, उस ऋण को चुकाना है तो आराम से उस पैसे से वो चुका सकती है। बाजार में कोई ऐसी समस्या आ गया, आपको पता है कि आरबीआई के काम क्या होते हैं कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल रखना, जो हमारी मुद्रा है रुपए उसको स्टेबल रखना, बहुत ज़्यादा वो अवमूल्यन उसका ना हो जाए, बहुत ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग भी ना हो जाए। क्योंकि आपको पिछले ही लेक्चर में मैंने पढ़ाया है कि मुद्रा बहुत ज़्यादा मजबूत होती है तब भी दिक्कत होता है, और मुद्रा बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है तब भी दिक्कत होता है। तो ये आपको पता है। और दूसरा चीज़ क्या है, विमल जालान समिति ने एक और बात बताया कि सरकार को हस्तांतरण करना चाहिए आरबीआई को, क्योंकि आरबीआई के पास जो अधिशेष जमा हो जाता है उस अधिशेष का कुछ हिस्सा अगर वो 6.5% रख लेती है तो उसके बाद अगर पर्याप्त फंड है तो उसे सरकार को हस्तांतरित कर देना चाहिए। और इसी को मानकर आरबीआई क्या करता है, सरकार को प्रत्येक वर्ष अपने लाभ का लाभांश हस्तांतरित करता है। तो इतनी बात आपको भली भांति समझ में आ गई होगी। अब मैं अभी हटूंगा तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर थोड़ा और आगे समझने का प्रयास करते हैं कि लाभ कैसे आरबीआई कमाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मेरा प्रयास रहता है कि एक ही बोर्ड पर मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दे दूं। देखिए, एक मैं यहाँ पे डेटा लगाया हूँ कि 2012-13 में आरबीआई कितना पैसा दी थी, 33,110 करोड़। ऐसे ही आप देखेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा दी है। ये वर्ष कौन सा है, 2018-19। और अभी आप देखेंगे 23-24 में अभी जो हम बात कर रहे हैं सबसे ज़्यादा दे रही है कितना, 2.11 लाख करोड़। तो ये अब तक का सबसे अधिक लाभांश रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को दिया जा रहा है। ध्यान रखिएगा इस बात को। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं अब कि भारतीय रिजर्व बैंक के लाभ अर्जन के स्रोत क्या हैं, भारतीय रिजर्व बैंक कैसे लाभ कमाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक, हम इसी वीडियो श्रृंखला में भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में कई बार पढ़ लिए हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक बॉन्ड, ट्रेजरी बिल, केंद्रीय बैंक जमा, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों को रखता है अपने पास और इनसे वो लाभ कमाता है। जैसे मान लीजिए अभी जो बॉन्ड होता है
कोई बॉन्ड खरीद लिया आरबीआई, उस पर जो उसको इंटरेस्ट मिलता है उससे वो कमा लेता है। ऐसे ही विदेशी मुद्रा रखता है, विदेशी मुद्रा को जब बाजार में बेचता है तो उससे उसको पैसा मिलता है, इस तरीके से लाभ कमाता है। फिर सरकारी लेन देन व विशिष्ट अंडरराइटिंग प्रयासों की देखरेख से कमीशन, तो सरकारी लेन देन से उसको कुछ कमीशन मिल जाता है। कुछ विशिष्ट अंडरराइटिंग प्रयास जो करता है उससे उसको लाभ मिलता है। उसके अलावा आप जानते हैं कि बैंकों व गैर बैंकिंग जो वित्तीय निकाय हैं उनका ये विनियमन करता है। विनियमन करते समय कई बार उन पर दंड भी लगाता है, तो इससे भी उसको कुछ लाभ मिलता है। केंद्र एवं राज्य सरकारों हेतु उधार का प्रबंधन करता है ये, और इस बीच में भी उसको कुछ लाभ मिलता है। और इसके अलावा आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज पता होनी चाहिए कि अल्प आधारित उधार देता है ये, जैसे बैंकों को रेपो रेट पर पैसा देता है, और भी एमएसएफ पर पैसा देता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एसडीएफ। तो आपको पता है कि इस तरीके से वो उधार देता है, ऋण देता है बैंकों को, और उसके ऋण देने से, ऋण तो फ्री में देता नहीं है बैंकों को, वो ब्याज पर देता है, इंटरेस्ट पर देता है, उससे लाभ कमाता है। तो इन जो मैंने तरीके आपको यहाँ बताया, इन तरीकों का पालन करके भारतीय रिजर्व बैंक क्या करता है, लाभ कमाता है। अब बात आती है कि इसका व्यय क्या है। केवल लाभ लाभ तो नहीं कमाता है, केवल पैसा आता तो नहीं है आरबीआई के पास, खर्च भी होते हैं इससे। तो क्या खर्च होते हैं? एक तो परिचालन व्यय। परिचालन व्यय मतलब आरबीआई को चलाने के लिए तो खर्च लगेगा ना, बिजली का लगना है, कर्मचारियों का लगना है। तो परिचालन व्यय, मुद्रा का मुद्रण, आपको पता है कि नोट की छपाई कौन करता है, आरबीआई करता है। इवन जो सिक्के होते हैं उनकी प्रिंटिंग भी आरबीआई के देखरेख में होता है। तो मुद्रा मुद्रण में खर्चा लगता है इसको। कर्मचारियों की पारिश्रमिक देने में खर्चा लगता है। डीलरों, जो डीलर्स होते हैं उनका मुआवजा देने के लिए पैसा लगता है। और जमा व उधार पर ब्याज देना। बैंक कई बार आप देखेंगे रिवर्स रेपो में लाके क्या करते हैं, अपना पैसा आरबीआई के पास जमा करते हैं। तो जब जमा करते हैं तो उन पर कुछ ब्याज देता है वो। तो इस तरीके से जमा और उधार पर कुछ उधार जब वो लेता है मार्केट से, आप देखेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन करके उधार रहेगा, ऋण लेगा। तो उस जब उधार लेता है उसमें ओपन मार्केट ऑपरेशन में प्रतिभूतियों को बेचता है, को पता है। और फिर तो उधार ही लिया उससे तो वो, और फिर उस पर कुछ इंटरेस्ट रहता है, तो उस इंटरेस्ट को जब चुकाता है तो उस पर व्यय होता है। तो ये व्यय के तरीके हैं। अब बात आती है कि अधिशेष क्या है। तो अधिशेष का मतलब सीधा हो गया क्या, अतः अधिशेष का मतलब क्या हो गया, कुल आय माइनस कुल व्यय। अब यहां से जितना भी आय हो गया और यहां से जितना भी व्यय हो गया, कुल आय से कुल व्यय को घटा देंगे, उसी को हम बोलते हैं क्या, अधिशेष। और उस अधिशेष में से आरबीआई के अधिशेष में वृद्धि होने का कारण, मतलब अब इस वर्ष इतना ज्यादा अधिशेष क्यों हो गया है, क्योंकि इसी अधिशेष में से वो अपना जोखिम के लिए भी निधि रखता है और सरकार को भी पैसा हस्तांतरित करता है। तो इस बार इतना ज्यादा कैसे हो गया, 2.11 लाख करोड़ कैसे हो गया, समझते हैं। तो अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड से उच्च लाभ हुआ है। आरबीआई क्या करता है कि अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड खरीद लेता है। आपको पता है कि आरबीआई फॉरेक्स रिजर्व मेंटेन करता है, तो उसमें आपको पता है एसडीआर, उसके अलावा पाउंड स्टर्लिंग, डॉलर, अमेरिकी डॉलर, ये सब वो रखता है। तो अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड से उच्च लाभ उसको क्यों हुआ है, तो अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड खरीद लिया। और उस बीच में जो अमेरिका का ट्रेजरी विभाग है उसके आंकड़े अगर हम देखें तो 31 मार्च 2024 तक आरबीआई 246 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है, किसमें, अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड में। और अमेरिका में आपको पता है कि अभी सख्त मौद्रिक नीति चल रही है। सख्त मौद्रिक नीति मतलब क्या होता है कि ब्याज दरें ऊंची रखी गई हैं अमेरिका में, इसलिए आप देखेंगे हमारे यहाँ के एफपीआई भी बहुत से निकल के भागे हैं वहाँ। तो सख्त मौद्रिक नीति जब अमेरिका अपनाया है, या अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक अपनाया है, तो ब्याज दरें ऊंची हैं। और ब्याज दरें ऊंची हैं तो उस पर आरबीआई को ब्याज ज़्यादा मिला है, और इसलिए
काफी लाभ हुआ है उसको। दूसरा बिंदु क्या है, विदेशी मुद्रा धारिता, जो विदेशी मुद्रा धारण अपने पास रखता है आरबीआई, उसमें काफी वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2024 में 68 बिलियन अमेरिकी डॉलर मुद्रा धारण बढ़ा है और ये पिछले 5 वर्ष में सबसे अधिक है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद ब्याज से अधिक आय सृजन, ब्याज से अधिक आय सृजन कैसे हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। अभी तरलता घाटा हो गया था कुछ समय पहले। तरलता घाटा मतलब तरलता की कमी। जब बाजार में तरलता की कमी होती है तो आरबीआई बैंकों को ऋण देता है ज़्यादा, बैंकों को ज़्यादा ऋण देगा तो फिर ज़्यादा ऋण दिया है तो उसको ज़्यादा ब्याज भी मिलेगा, तो इसलिए तरलता घाटा हुआ। तरलता घाटा में फिर ज़्यादा ऋण दिया बैंकों को, और बैंकों को ज़्यादा ऋण दिया तो फिर ब्याज की प्राप्ति भी उसको ज़्यादा हुई, तो ऐसे उसको ज़्यादा पैसा मिला। सोने की कीमतों में वृद्धि हुई। आपको पता है कि सोने की कीमतें अभी वैश्विक स्तर पे काफ़ी बढ़ी हुई हैं। कुछ तो युद्ध के कारण हैं, प्लस और भी कई ऐसे फैक्टर आ रहे हैं जिसके कारण, क्योंकि अमेरिका का जो अभी आप देखेंगे कि रूस ने क्या किया था, जो अमेरिका ने क्या किया था कि रूस का जो मतलब रिजर्व रखा गया था जो अमेरिकी ट्रेजरी में, उसको उसने अमान्य घोषित कर दिया। तो देशों को लगा कि ऐसा नहीं कि अमेरिका जब भी हमसे तनाव पैदा होगा तो फिर अमेरिका क्या करेगा, जो अमेरिका में ट्रेजरी में हम पैसा रखे हुए हैं डॉलर में या अमेरिका की ट्रेजरी में, उसको अमान्य घोषित कर देगा। इससे बेहतर है कि हम सोना खरीद कर रखें। तो फिर विश्व के जो भी रिजर्व बैंक हैं, केंद्रीय बैंक हैं, वो क्या कर रहे हैं, अभी सोना खरीदने की होड़ लगी हुई है। चाहे वो चीन का केंद्रीय बैंक हो, भारत का हो, रूस का हो, हर खासकर जो जिनसे अमेरिका की बनती नहीं है देशों की, वहां पर सोना खरीदने के लिए लोग होड़ बची हुई है। और इसलिए आपको पता है कि किसी भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, मांग अगर ज़्यादा हो जाएगी तो उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं। तो अभी सोने की कीमतें बढ़ गई हैं, जिससे आरबीआई के बैलेंस शीट में क्या हो गया है, विस्तार हो गया है, क्योंकि आरबीआई सोना स्वर्ण तो रखता ही है। और विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप, आरबीआई विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करता है। अर्थात जब हमारा मुद्रा कमजोर होता है तो आरबीआई क्या करता है, डॉलर को निकाल के बेचना शुरू करता है। मुद्रा कमजोर जब हमारा हो रहा है तो डॉलर को बेचेगा, और जब मुद्रा हमारा मजबूत हो जाता है तो उस समय क्या करने लगता है वो, जब मुद्रा हमारा कमजोर होता है तो डॉलर को खरीदता है, डॉलर को बेचता है। और जब मुद्रा हमारा मजबूत हो जाएगा तो उस समय डॉलर को बेचता है आरबीआई। ये ध्यान रखिएगा, मैंने पिछले लेक्चर में भी ये समझाया था। तो वित्त वर्ष 2024 में विदेशी मुद्रा बाजार में 153 बिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रतिभूति बेचा है भारतीय रिजर्व बैंक। और इसलिए इस बार, इन कारणों से इस बार भारतीय रिजर्व बैंक के पास आय ज़्यादा हुई है, इनकम ज़्यादा हुई है, और इसलिए लाभांश भी ज़्यादा दिया है। तो ये कारण दिमाग में रखिएगा। अब बात आता है कि आरबीआई द्वारा जो अधिशेष हस्तांतरण हुआ है उससे सरकार को क्या लाभ होगा। तो सरकार को पहला तो लाभ ये होगा कि पूंजीगत व्यय में वृद्धि हो जाएगी। सरकार के पास ज़्यादा पैसा आ गया, मतलब अभी जो पैसा आ गया है सरकार के पास वो जीडीपी का 0.3% आ गया है लगभग। जो 2.11 लाख करोड़ है, जीडीपी का 0.3% लगभग आ गया है। तो पूंजीगत मतलब जो जितने भी अवसंरचनात्मक ढांचे बनाने हैं, चाहे अस्पताल हो, शिक्षा हो, इन चीज़ों पर, सड़क हो, परिवहन, इन सब पर क्या करेगा सरकार, ज़्यादा खर्च करेगी। उधारी में कमी आएगी। सरकार अक्सर क्या करती है कि उधारी लेकर आती है, सरकार को हमेशा उधार लेना ही पड़ता है। तो इस बार सरकार के पास पर्याप्त पैसा है तो उधारी में कमी होगी, और जब उधारी में कमी होगी तो राजकोषीय समेकन में सहायता मिलेगी। राजकोषीय घाटा, आपको पता है राजकोषीय घाटा क्या है, तो बजट घाटा प्लस ऋण। अर्थात सरकार जो पैसा ऋण में लाकर अपने बजट को पाटती है, बजट घाटे को पाटती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटा का लक्ष्य आपको पता है कि एनके सिंह समिति ने भी बताया है, और एफआरबीएम एक्ट भी हमारा बना है। तो 2026 तक लगभग 4.5% राजकोषीय घाटा करने का जो लक्ष्य सरकार द्वारा रखा गया है, शायद उसको हम प्राप्त कर लें। उसके बाद क्या होगा,
घरेलू बॉन्ड बाजारों की को बढ़ावा मिलेगा। क्यों? क्योंकि सरकारी प्रतिभूतियों के प्रतिफल में क्या होगा? सुधार हो जाएगा। इससे सरकार जो भी प्रतिभूतियां दिए हैं उसके प्रतिफल में क्या होगा? सुधार होगा। तो इसलिए बॉन्ड बाजारों को बढ़ावा मिल जाएगा। उसके बाद कर राजस्व में किसी कमी को पूरा करना। अगर टैक्स से कुछ पैसा कम आता है सरकार के पास, तो सरकार को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी पैसा है, उससे उस कमी को सरकार पूरा कर लेगी इत्यादि। इस प्रकार के सरकार को लाभ होंगे। थोड़ा नुकसान क्या होगा ये समझ लेते हैं। थोड़ा दिक्कत इससे क्या होगी? अगर सरकार ज़्यादा खर्च करेगी, और सरकार अगर पूंजीगत तरीके से खर्च ना करे, राजस्व टाइप का खर्च कर दिया अगर उसने, तो उस समय आप देखेंगे कि इससे एक संभावना रहेगी कि मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाए। क्योंकि वस्तुएं और सेवाएं तो उतनी बनेंगी नहीं, लेकिन लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा। जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा तो डेफिनेटली मुद्रास्फीति बढ़ेगी। वो डिमांड करेंगे, और डिमांड करेंगे, वस्तुओं सेवाओं का क्या होगा? पूर्ति उतनी नहीं हो पाएगी, तो मुद्रास्फीति हो सकती है। उसके अलावा क्या होगा? तो कर्ज आसान हो जाएगा। कर्ज क्या होगा? आसान हो जाएगा। अब कर्ज आसान कैसे होगा? क्योंकि सरकार को ऋण लेना रहता है, तो सरकार दो काम करती है, या तो विदेशों से ऋण लेकर आती है, या देश के अंदर से ही ऋण ले लेती है। क्राउडिंग आउट इफेक्ट आप सुने होंगे कि जब सरकारें देश के अंदर से ही ज़्यादा ऋण ले लेती हैं, तो उद्योगपतियों एवं अन्य निजी संस्थाओं के लिए ऋण लेने की या पर्याप्त ऋण नहीं मिल पाता है, तो इसको हम बोलते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि सरकार के पास ऋण ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं रहेगी। तो उस समय जो कर्ज भी क्या रहेगा? कर्ज लेने वाले लोग कम रहेंगे, कर्ज भी आसान रहेगा, और क्राउडिंग आउट इफेक्ट अर्थात जो निजी उद्यमी हैं उनको पर्याप्त मात्रा में ऋण मिल पाएगा। तो ये सब, अगर दूसरी चीज, कर्ज जब आसान रहेगा तो उसके कारण भी आपको पता है क्या हो जाएगा? मुद्रास्फीति हो सकती है। क्योंकि कर्ज आसान है, लोग ज़्यादा ऋण लेंगे, ज़्यादा खर्च करेंगे, तो उससे भी मुद्रास्फीति पनप सकती है। तो डेफिनेटली इतनी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अभी मैं साइड होता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इससे संबंधित एक प्रश्न देखते हैं जो विगत वर्ष में आया है। देखिए, विगत वर्ष 2020 में प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न को मैं नहीं पढ़ता हूं और नहीं अभ्यास प्रश्न को मैं कराता हूं, क्योंकि अभ्यास प्रश्न और बाकी जो मैं आपको विगत वर्ष के प्रश्न देता हूं, वो दोनों ही मेरे पढ़ाए हुए जितनी भी बातें मैं यहाँ पढ़ाता हूं उससे आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेंगे और उसको हल करने का प्रयास करेंगे। आप वीडियो को पॉज करके उसको हल करने का प्रयास करेंगे। तो ये आपका अभ्यास प्रश्न है, इसको हल करने का प्रयास करिएगा, और उसके बाद हम आज के दूसरे खबर पे चलेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब हम आज के दूसरे खबर पे चलते हैं। आज का हमारा दूसरा खबर है प्रतिलोमी प्रशुल्क ढांचे के ऊपर। तो प्रतिलोमी प्रशुल्क ढांचा क्या है, क्यों न्यूज में रहा, ये देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे न्यूज में क्या लिखा है कि गवर्नमेंट में लुक एट एड्रेसिंग इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर इन वॉशिंग मशीन्स एयर प्यूरिफायर्स। ऐसे ही इसमें भी लिखा है। तो मैं आपको सीधे संदर्भ को समझा देता हूं कि ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर या प्रतिलोमी प्रशुल्क ढांचा न्यूज में क्यों रहा, फिर ये क्या होता है उसको हम समझेंगे। चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने प्रतिलोमी शुल्क ढांचे पर विचार करने हेतु वित्त मंत्रालय के साथ उत्पादों की एक सूची साझा की है। अर्थात कुछ उत्पादों के एक समूह को उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय के साथ साझा किया है। क्यों? क्योंकि उन उत्पादों पर प्रतिलोमी ड्यूटी ढांचा लग रही है। तो प्रतिलोमी प्रशुल्क ढांचा क्या है हम देखेंगे, पहले संदर्भ समझिए। अच्छा, ये उत्पाद हैं कौन कौन से? तो कागज है, फर्नीचर है, वॉशिंग मशीन है, सोलर कांच है, एयर प्यूरिफायर या वायु शोधक यंत्र हैं, और इसके अलावा आभूषण भी हैं,
और भी कुछ चीज़ें हैं, तो मैंने यहाँ पे इत्यादि लिख दिया। सबको याद करने की आवश्यकता नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि प्रतिलोमी प्रशुल्क ढांचा क्या होता है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है। थोड़ा पहले मैं आपको बेस एक समझाऊं और उसके बाद फिर यहाँ आते हैं। समझिए, सामान्यतः क्या होता है कि कच्चे माल के लिए, जैसे मान लीजिए कच्चा माल है, सामान्यतः क्या होता है समझिए। सामान्यतः हम देखते हैं कि कच्चा माल जैसे मान लीजिए आटा है, किसके लिए, और अंतिम वस्तु है केक। अंतिम उत्पाद क्या है, अंतिम उत्पाद है केक। यहाँ मैं केक ही लिखता हूँ, या बिस्कुट लिख सकते हैं, बिस्किट लिख सकते हैं। तो आटा पर अगर मान लीजिए टैक्स कर अगर 5% लगता है, तो अंतिम उत्पाद जो केक है इस पर कर कितना लगता है, मान लेते हैं 10% लगता है। तो ये तो ठीक है कि अंतिम उत्पाद पर ज़्यादा टैक्स लग रहा है, और जो कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है या मध्यस्थ वस्तु है, उस पर टैक्स कम लगा है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए, इसको हम बोलेंगे सीधा ढांचा ये है। इन्वर्टर मतलब उल्टा होता है, तो ये सीधा ढांचा है। अब उल्टा हो जाए, यही अगर उल्टा हो जाए, और उल्टा कैसे हो, ऐसे हो जाए कि यहां पर 10% हो जाए और यहां पर क्या हो जाए, 5% हो जाए, तो इसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, प्रतिलोमी प्रतिलोमी कर ढांचा बोल सकते हैं आप, कर ढांचा बोल सकते हैं, या प्रशुल्क ढांचा बोल सकते हैं। प्रशुल्क और कर में थोड़ा अंतर है, ध्यान रखिएगा। कर क्या होता है, बिना किसी फायदे के लोगों द्वारा दिया जाता है। बिना कर देते समय कोई नहीं सोचता है कि मुझे इसका कुछ विशेष फायदा मिलेगा या व्यक्तिगत रूप से फायदा मिलेगा। लेकिन शुल्क जो होता है, प्रशुल्क, ये कुछ सेवाएं, सरकार कुछ सेवाएं देती हैं और उस सेवाओं के बदले में शुल्क लगता है। तो खैर, दोनों ही कंटेक्स्ट में हम समझ जाएंगे। प्रतिलोमी ड्यूटी ढांचा आप समझ गए कि क्या है। अब हम आते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए क्या है, तो यह उस स्थिति को संदर्भित करता है जब किसी तैयार उत्पाद या अंतिम उत्पाद, अभी हमने देखा केक क्या था, तैयार उत्पाद या अंतिम उत्पाद की तुलना में उसी उत्पाद के कच्चे माल या आगत के आयात पर, यहां आयात की हम बात कर रहे हैं क्योंकि शुल्क प्रशुल्क की बात कर रहे हैं। तो मतलब कच्चे माल का, जैसे मान लीजिए, अभी ठीक है आगे देखते हैं, जो कच्चा माल है उसी अंतिम उत्पाद के लिए को बनाने के लिए जो कच्चा माल चाहिए, वो कच्चे माल के आयात पर अधिक प्रशुल्क का भुगतान करना पड़ता है। उल्टा चल रहा है, मतलब अंतिम वस्तु अगर हम मंगा रहे हैं तो उस पर कम आयात शुल्क लग रहा है, लेकिन उसको बनाने के लिए कच्चा माल अगर हम लेके आ रहे हैं तो उस पर आयात शुल्क ज़्यादा लग रहा है। कैसे, उदाहरण देखिए। रबर कच्चा माल है किसके लिए, टायर के लिए। रबर टायर के लिए कच्चा माल है, तो रबर पर 10% लग गया, ज़्यादा लग गया, और जो अंतिम उत्पाद है उस पर 5% लगा, तो इसको हम बोलेंगे कि ये प्रतिलोमी ड्यूटी ढांचा है। अब ऐसे ही आप देखिए, आटे व चीनी पर 10% लग जाए जो मध्यस्थ वस्तु है, और बिस्किट पर कितना लगे या केक पर कितना लगे, 5% लगे, तो इसको भी हम बोलेंगे कि क्या है, कि ये प्रतिलोमी प्रशुल्क ढांचा लगा हुआ है, क्योंकि अंतिम वस्तुओं पर कर कम लिया जा रहा है, और जो मध्यस्थ या मध्यस्थ वस्तुएं हैं या फिर कच्चे माल हैं अंतिम वस्तुओं के लिए, उस पर प्रशुल्क ज़्यादा लग रहा है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि ये प्रतिलोमी प्रशुल्क ढांचा है क्या। अब थोड़ा आगे समझते हैं कि इसका प्रभाव क्या होगा। देखिए, इसका प्रभाव क्या होगा कि अगर हम अपने देश में, मैं यहाँ आपको समझाता हूँ, ये कोई निर्माता है जो क्या मंगाता है, टायर के लिए रबर मंगाता है।
रबर कहाँ से मंगाता है? मान लेते हैं इंडोनेशिया से मंगाता है। मान लेते हैं कि इंडोनेशिया से ये रबर मंगाता है और इसको आयात शुल्क देना पड़ता है कितना? 10%। मान लेते हैं कि 100 रुपए का ये मंगाया तो कितना देना पड़ा? 110 रुपए इसको देना पड़ा टोटल। और जब ये बनाता है यहाँ पे टायर, तो टायर बनाने में इसको अलग से पैसा लगता है। कुल मिला के मान लीजिए 500 एक्स्ट्रा लग जाता है, तो टायर बनाने में इसको टोटल 610 रुपये लगता है। लेकिन अगर इंडोनेशिया से एक दूसरा व्यक्ति है, वो बनाता नहीं है, सीधे यहाँ से टायर ही मंगा लेता है, सीधे यहाँ से टायर मंगाता है और मान लेते हैं कि टायर वहाँ से 500 रुपये का आता है और 500 रुपये पर कितना? 5% केवल टैक्स लग रहा है। अंतिम उत्पाद पर केवल 5% टैक्स लग रहा है। रबर पर 10% लग रहा था, तो क्या हो जाएगा? ये 500 कितना पैसा इसका देगा? ये 25 रुपये। तो 525 रुपये में ही टायर हो गया। तो फिर बताइए कि इसका बना हुआ टायर कोई खरीदेगा क्या? जो देश में टायर बन रहा है उसका तो कोई खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि वो महंगा है। सीधे यहाँ से टायर मंगाएगा, ये बेचेगा, इसके पास लोग जाएंगे। तो ये नुकसान है। इसको मैं मिटा देता हूँ और उसके बाद फिर हम इसके प्रभावों को समझते हैं। प्रभाव आपको जरूर दिमाग में रखना है, क्योंकि प्रभाव से ही क्वेश्चन बनने का ज़्यादा चांस रहेगा। अगर क्वेश्चन बनता है तो इसके प्रभावों को समझ लीजिए आप। परिभाषा तो आसान है, आसानी से हो सकता है। तो देखिए प्रभाव पे आते हैं कि इसका प्रभाव क्या है। 1 मिनट। हाँ, तो देखिए अब अगर इसके प्रभावों की बात करें हम, तो घरेलू उद्योग को हानि होगी। घरेलू उद्योग को कैसे हानि होगी अभी आप समझ सकते हैं कि देश के विनिर्माता कच्चे माल पर अधिक टैक्स देंगे, तो उनके द्वारा बनाई गई वस्तुएं महंगी हो जाएंगी और विदेशी आयातित वस्तुएं जो रहेंगी वो क्या रहेंगी? सस्ती रहेंगी, क्योंकि अंतिम उत्पाद पर टैक्स कम लग रहा है। उत्पादन लागत में वृद्धि होगी। अभी देखें आपकी 610 रुपये उत्पादन करने में लग रहा था, तो उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाएगी। अतः देसी वस्तुएं जो देश में घरेलू वस्तुएं बनेंगी वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम प्रतिस्पर्धी रहेंगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अभी देख रहे थे कि इंडोनेशिया का 525 रुपये में ही केवल टायर मिल रहा है और हमारा टायर 610। फिर भेजेंगे तो अलग, दूसरे देश वाले टैक्स अलग अपना अलग लगाएंगे, तो फिर वो बहुत ही गैर प्रतिस्पर्धी हो जाएगी। कोई हमारा टायर खरीदेगा नहीं, कम मुनाफा होगा विनिर्माता को। उसके साथ कम गुणवत्ता वाले उत्पादों का निर्माण होगा। फिर अगर टैक्स ज़्यादा लग रहा है तो लोग क्या करेंगे? बेकार टाइप के जो कच्चे माल है उसको लगाएंगे। तो फिर हमारा जो वस्तुएं बनेंगी या सेवाएं जो उत्पन्न होंगे वो कैसे होंगे? दोयम दर्जे के होंगे, सही नहीं होंगे। और देसी विनिर्माता हतोत्साहित हो जाएंगे। देसी विनिर्माता निर्माण करने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि उनको पता है कि हम जो बनाएंगे वो प्रतिस्पर्धी होगा नहीं वस्तु या सेवा, इसलिए वो निर्माण करना ही बंद कर देंगे। चीन कई बार इस तरीके की चीज़ें करके, हालांकि डंपिंग करके, वो क्या किया है? भारत के इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाया है। खैर डंपिंग यहाँ पे हम नहीं पढ़ रहे हैं, डंपिंग एक अलग ही चीज़ होती है जो पीछे हमने पढ़ा भी है इसी वीडियो श्रृंखला के किसी लेक्चर में, कि अगर कोई देश जानबूझकर किसी अन्य देश में अपने देश में जितने में वस्तुएं बिक रही हैं उससे भी कम रेट में अगर वस्तुएं बेचता है या निर्यात करता है, तो उसको हम बोलते हैं कि डंपिंग कर रहा है। इसको काउंटर करने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगाई जाती है। खैर वहां भी हम नहीं जाएंगे, आगे बढ़ते हैं। तो प्रभाव समझ गए आप। इसका समाधान क्या है? फिर थोड़ा इसको हम जीएसटी के संदर्भ में पढ़ेंगे। प्रभाव यह है कि कच्चे माल पर आयात शुल्क कम कर दिया जाए। सबसे पहला भाई दिक्कत यही है ना कि कच्चे माल पर ज़्यादा टैक्स लग रहा है, उसको कम कर दो। अंतिम उत्पाद पर शुल्क क्या कर दो? बढ़ा दो। तो ये तो दोनों सीधी बातें कर दो। नीतिगत सुधार करो, देश में व्यापारिक नीति को बदलो, जो ऐसा कर रही है नीति उसको लागू करो। कर ढांचे में सुधार करो। अनुवृत्ति एवं अन्य वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाया जाए। जो देश में विनिर्माता हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए उनको अनुवृत्तियां दिया जाए, छूट दिया जाए, और भी अलग से वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाए कि देश की इंडस्ट्री जो विनिर्माता हैं वो लोग काम करना शुरू करें। तो ये सब समाधान के तरीके हैं। अब थोड़ी सी बात हम समझते हैं इसको कि जीएसटी के संदर्भ में क्या समस्याएं हैं। तो जीएसटी के संदर्भ में समस्याओं को मैं आपको पहले पढ़ के बताऊं,
उससे पहले थोड़ा सा हम इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इस बिंदु पर मैं फिर आगे आऊँगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम थोड़ा वस्तु एवं सेवा कर के संदर्भ में प्रतिलोमी शुल्क ढांचा समझते हैं कि क्या है। जीएसटी रिजीम जो हमारा है, वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था, इसमें भी कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जैसे वस्त्र उद्योग है, दवा उद्योग है, इस टाइप के कुछ उद्योग हैं, कुछ वस्तुएं हैं जिन पर प्रतिलोमी प्रशुल्क ढांचा या प्रतिलोमी कर ढांचा लग रहा है। तो उसको ठीक करना है हमें। कैसे लग रहा है थोड़ा समझिए। देखिए, पहले तो जीएसटी का प्रक्रिया समझिए आप, कि एक बिस्कुट निर्माता है, ध्यान रखिएगा यहाँ, और यह है किसान जो गेहूं उपजाता है। ध्यान से इस एग्जाम्पल को समझेंगे आप तो जीएसटी को भी समझ जाएंगे। अब किसान गेहूं उपजाता है कितना, 100 किलोग्राम, और मैं 3 लोगों को इसमें शामिल किया हूं और अंत में उपभोक्ताओं को शामिल किया हूं जो अंत में खरीदेंगे। क्योंकि जीएसटी क्या है, एक अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर हमेशा किस पर जाके लगता है, तो अंतिम उपभोक्ता से लिया जाता है। तो किसान जो है 100 किलोग्राम गेहूं उपजाता है। अब 100 किलोग्राम जब गेहूं उपजाता है तो वो बोलता है कि मैं 10 रुपये किलो गेहूं बेचूंगा। तो एक आटा निर्माता व्यापारी आता है इसके पास और 1000 रुपये उसको देता है और गेहूं खरीद लेता है। ये क्रय मैंने लिखा है कि ये क्रय कर लिया। दूसरा, ये वाला व्यक्ति 10% टैक्स सरकार बोलती है कि हम लेंगे गेहूं पर, है नहीं, लेकिन हम अभी समझते हैं एक आभासी तरीके से कि क्या है। मान लीजिए गेहूं पर 10% का टैक्स है, तो फिर 100 रुपये टैक्स देना पड़ेगा सरकार को। जमा कौन करता है, आपको पता है कि अप्रत्यक्ष कर में देगा अगर ये, तो जमा ये करेगा। आपको पता है कि कराघात करापात अलग अलग बिंदुओं पर होता है। तो करापात इस पर होगा 100 रुपये, लेकिन कराघात इस पर होगा, ये जमा कराएगा। तो अब क्या करेगा कि ये 100 रुपये ये जाके यहाँ जमा करा दिया इसने। तो यहाँ पे जीएसटी कैसे चलता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी। अब इसने तो टैक्स दिया नहीं है पहले। जब इसने टैक्स दिया ही नहीं है तो जाहिर सी बात है कि इसका आईटीसी 0 होगा। लेकिन ओटीएल मतलब कितना इसको टैक्स जमा कराना है, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, तो इसको 100 रुपये जमा कराना है। 100 रुपये ये जमा करा दिया। अब आते हैं इसके, इसमें क्या हो जाएगा, इसने आईटीसी, इसको कितना टैक्स मिलना चाहिए, तो आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट इसका 100 रुपये हो गया, क्योंकि 100 रुपये ये जमा कर चुका है, इसी का पैसा इसने जमा किया है। और ओटीएल इसका देखते हैं कि क्या आएगा। देखिए, अब ये क्या करता है, बिस्किट निर्माता को बेच देता है आटा। तो 1000 रुपये का आटा लिया, उसको पीसा, तो मूल्यवर्धन किया, उसमें श्रम लगा रहा है, पूंजी लगा रहा है, तो उसका मूल्यवर्धन किया 2000 रुपये। बोला उसने कि 1000 रुपये का खरीदा, 1000 रुपये मैंने मूल्यवर्धन किया, तो टोटल 2000 रुपये हुआ। 2000 रुपये में किसको बेच रहा है, बिस्किट निर्माता को। तो सरकार बोलती है कि हम 20% क्या करेंगे, कर लेंगे। तो 20% जब कर लेगी तो 2000 पे 20% क्या हो जाएगा, 400 रुपये। अब 400 रुपये देगा ये, लेकिन जमा कौन कराएगा, ये आटा निर्माता व्यापारी। तो उसका ओटीएल कितना हो गया, 400। 400 ओटीएल हो गया, मतलब समझ लो कि 100 रुपये ये पहले दे चुका है और 400 रुपये इसको अभी जमा करना है। तो ये क्या करेगा, 100 रुपये अपना ले लिया और 300 रुपये क्या कर दिया, जाके जमा करा दिया। हालांकि ये जमा उतना ही कराएगा, इसका 100 रुपये लौट के आ जाएगा। हम सिंपल भाषा में समझ रहे हैं कि 300 रुपये जमा कर दिया। अब आते हैं यहाँ पर, तो ये वाला कितना पैसा दिया है, 400 रुपये दिया है इसने। 400 रुपये इसने दिया है टैक्स के रूप में। तो इसका आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना हो गया, एक मिनट, इस इनपुट टैक्स क्रेडिट इसका 400 हो गया। और ओटीएल आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी क्या हो जाएगा, कितना इसको देना है। तो इसने बिस्किट बनाया 2000 रुपये का, जो आटा लाया है उसमें मूल्यवर्धन करके 4000 रुपये का बिस्किट लगाया। और ये सारे उपभोक्ता मान लेते हैं कि इसका 4000 का बिस्किट खरीद लेते हैं, और उस पर टैक्स है 5%। तो 4000 पे 5% टैक्स कितना लगेगा, 200 रुपये। अब 200 रुपये लगा तो आप देख 200 रुपये लगा, तो जाहिर सी बात है कि इसका ओटीएल कितना हुआ, 200 रुपये। अब समझिए कि इसको लेना था 400 रुपये, जैसे इसको 100 रुपये लेना था और 400 रुपये इसको देना था, तो इसने तो 300 रुपये ले लिया अपना।
क्योंकि ये ज़्यादा था ये कम था। लेकिन इसमें तो दिक्कत हो गई ना। इसमें क्या हुआ कि 200 रुपये इसको देना है, जमा कराना है, लेकिन 400 रुपये लेना है। तो फिर दिक्कत हो जाएगी कि इसका 200 रुपये अभी बच गया। ये 200 रुपये वैसे ही क्या रहेगा, आईटीसी वाले वॉलेट में पड़ा रह जाएगा। और ऐसे एक बार नहीं कई बार कर रहा है तो ये पैसा इसका लगातार उसी में पड़ा रहेगा। सरकार 2 साल में 1.5 साल में इसको रिटर्न करेगी। तो ये समस्या है। और यहाँ देख सकते हैं आपकी जो अंतिम उत्पाद है बिस्किट, उस पर 5% टैक्स है, कम टैक्स है। और जो कच्चे माल हैं इस पर, गेहूं और आटा, उस पर 10% और 20% टैक्स है। इसको बोलेंगे प्रतिलोमी ड्यूटी ढांचा जीएसटी में। और क्या इससे नुकसान हो रहा है, समस्या हो रहा है, यहाँ समझ लीजिए कि जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है ये सब इलेक्ट्रॉनिक रूप से दिया लिया जाता है, कोई हाथों हाथ सेटलमेंट होता नहीं है हाथ से। तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में सदैव इनपुट टैक्स क्रेडिट की स्थिति बनी रहेगी अंतिम निर्माता की, और रिफंड में व्यवधान आएगा। रिफंड आसानी से हो नहीं पाएगा। देख रहे हैं कि 200 रुपये जमा करना है, 400 रुपये लेना है, तो ये समस्या बनी रहेगी। और इससे क्या होगा, कार्यशील पूंजी की कमी बनी रहेगी। जो करदाता हैं उनको कार्यशील पूंजी की कमी बनी रहेगी, तो सही तरीके से वो कार्य नहीं कर पाएंगे। तो इसको दूर करने के लिए अभी कोशिश किया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप आसानी से समझ गए होंगे। एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा आप, वीडियो रिवाइंड करके पीछे जाके इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए वर्ष 2020 में इसी प्रकार का एक प्रश्न पूछा गया था, और मैं प्रतिलोमी प्रशुल्क ढांचा से संबंधित एक प्रश्न यहाँ पे आपको अभ्यास के रूप में दिया हूँ। इन दोनों ही प्रश्नों को हल करने का प्रयास करिएगा, आप आसानी से हल कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जीएसटी पूरी तरीके से आप जरूर पढ़े होंगे, तो अभी जो मैंने समझाया ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप, फिर हम आज के अगली खबर पे चलेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम चलते हैं आज के अगले खबर पे। आज का जो हमारा अगली खबर है उसको आप देख सकते हैं क्या है, टॉप 10 कंट्रीज फॉर ट्रेवल एंड टूरिज्म इन 2024, वेयर डज इंडिया रैंक। बोल रहा है कि विश्व के 10 देश के बारे में बता रहा है जो यात्रा एवं पर्यटन सूचकांक 2024 में अव्वल रहे हैं। भारत इसमें कहाँ है? तो अलग अलग न्यूज़पेपर्स में, अंग्रेजी न्यूज़पेपर्स में भी प्रकाशित हुआ ये, और हिंदी न्यूज़पेपर में भी प्रकाशित हुआ। हम इसके संदर्भ को पहले समझते हैं। देखिए इसका संदर्भ क्या है, तो यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक हमारे काम का है 2024। और ये चर्चा में क्यों रहा है इसको हम समझते हैं कि आखिर में ये चर्चा में क्यों रहा है। देखिए चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि हाल ही में विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये क्या है इसको भी समझेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 प्रकाशित किया गया है। इस सूचकांक में भारत का स्थान कुल 119 देशों में 39वें स्थान पर है। और भारत की स्थिति अभी काफ़ी बेहतर हुई है। 2 वर्ष में एक बार ये जारी किया जाता है। जो पिछला जारी किया गया था उसमें भारत 54वें स्थान पर था, 54th स्थान पे था। तो भारत की स्थिति अभी बेहतर हुई है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये संदर्भ था। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि यात्रा एवं पर्यटन सूचकांक क्या है। तो यह किसी देश की यात्रा एवं पर्यटन विकास की दक्षता का आकलन करने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला एक सूचकांक है। आपको पता है कि पर्यटन भी किसी अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। भारत सरकार भी अपने पर्यटन को काफ़ी बेहतर करना चाहती है क्योंकि इससे काफ़ी पैसा जनरेट करता है ये क्षेत्र। ग्रामीण पर्यटन पर भी जोर दिया जा रहा है। अगर आप कुरुक्षेत्र मैगजीन पढ़ते होंगे जो ग्रामीण विकास को समर्पित आती है, उस पर आप देखेंगे तो कंटिन्यूअस ऐसी बातें चलती रहती हैं कि कैसे हम ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा दें। हम देखेंगे सरकार कई प्रकार की योजनाएं चला रही हैं, कई प्रकार के कॉरिडोर बना रही है, जिससे कि देश के लोग भी पर्यटन, देश को ही जानने के लिए जाएं, और विदेशी लोग भी आकर, और विदेशी लोग आते हैं तो हमारे पास विदेशी मुद्रा का आगमन होता है।
तो ये काफ़ी एक महत्वपूर्ण सेक्टर है। जारीकर्ता विश्व आर्थिक मंच WEF बोलते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा इसको जारी किया जाता है। और एक और विश्वविद्यालय है सरे विश्वविद्यालय, उसके सहयोग लिया जाता है, उसका सहयोग लेकर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसकी आवृत्ति मतलब कब जारी किया जाता है, तो प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार ये जारी किया जाता है, प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार, जिसको अंग्रेजी में आप बाईएनियल भी बोल सकते हैं। तो क्या है आप समझ गए। अब थोड़ा आगे हम बढ़ते हैं कि पूर्ववर्ती सूचकांक, ये सूचकांक 2007 से जारी किया जा रहा है, लेकिन पहले इसका नाम कुछ और था। 2022 में इसका नाम बदल दिया गया। तो देखिए, यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक, पहले इसका नाम TTCI था, अब इसका नाम TTDI हो गया है। 2007 से प्रकाशित होता था ये, 2022 से इसको TTDI में परिवर्तित कर दिया गया है, अर्थात यात्रा एवं पर्यटन सूचकांक में परिवर्तित कर दिया गया है। आपको पता है कि कोई भी सूचकांक होता है तो उसके कुछ आयाम होते हैं, कुछ संकेतक होते हैं, कुछ उप संकेतक होते हैं। जैसे वैश्विक भुखमरी सूचकांक में आप देखेंगे तो 12 सूचकांक हैं जो भारत में जारी किया जाता है राष्ट्रीय स्तर पर, और जो वैश्विक रूप में जारी किया जाता है उसमें 10 हैं। तो वैसे ही आयाम संकेतक, तो इसके 5 आयाम हैं, 17 संकेतक हैं और 102 उप संकेतक हैं। तो जाहिर सी बात है कि इन सबको हमें याद करने की जरूरत नहीं है। 5 आयाम कौन कौन से हैं, तो कारोबारी माहौल, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसा है, यात्रा और पर्यटन नीतियां एवं उसके सक्षम कारक कैसे हैं, आधारभूत अवसंरचना कैसी है। ऐसा तो नहीं कि बैलगाड़ी से बैठ के आप जा रहे हैं देखने के लिए यहाँ से केरल, दिल्ली से केरल, तो बहुत समय लगेगा, लोग नहीं आएंगे। फ्लाइट है, आसानी से चले जाएंगे। इसलिए अवसंरचनाएं कैसी हैं, प्राकृतिक व सांस्कृतिक संसाधन कैसे हैं, कितना प्राकृतिक रूप से दक्ष देश है, कितने अच्छे साइट्स हैं वहाँ पर, और मानव संसाधन एवं श्रम बाजार, लोग कैसे हैं वहाँ के। ऐसा तो नहीं कि जाएं पर्यटक और वहाँ पर लोग लूट लें उनको, मार दें उनको, तो फिर वो नहीं आएंगे। तो इसलिए ये आयाम भी लिया जाता है, मानव संसाधन एवं श्रम बाजार। अब बात आती है कि भारत की स्थिति क्या है 2024 वाले में। तो 2024 वाले में 119 देशों में भारत 39वें स्थान पर है। 2021 में ये 54वें स्थान पर था। और एक महत्वपूर्ण बात आपको पीटी के लिए, प्रारंभिक परीक्षा के लिए याद रखना है कि दक्षिण एशिया एवं निम्न मध्यम आय वाली जो अर्थव्यवस्था है उसमें सर्वोच्च स्थान पर है भारत। तो ये काफ़ी अच्छी बात है हमारे लिए। अब बात आती है कि भारत की बेहतर रैंकिंग हेतु उत्तरदायी कारक क्या हैं। तो सरकार ने बहुत प्रयास किया है, उसमें कुछ क्या है, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक आकर्षण। भारत में प्राकृतिक भी आप देख सकते हैं कि आकर्षण है, सांस्कृतिक रूप से भारत काफ़ी धनी देश है, उसके लिए भी लोग आते हैं देखने के लिए। पर्यटन में निवेश सरकार कर रही है, कई प्रकार के कॉरिडोर बना रही है। आप देख सकते हैं कृष्ण कॉरिडोर, राम कॉरिडोर और भी तमाम, बुद्ध सर्किट बना रही है सरकार। प्रतिस्पर्धात्मक लाभ, तो सरकार कई प्रकार राज्यों में प्रतिस्पर्धा चल रही है, उससे भी लाभ मिल रहा है। तो ये सब उत्तरदायी कारण हैं। विश्व के अन्य देशों की क्या स्थिति है ये भी समझ लेते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम स्थान पर है, इसके बाद स्पेन, जापान, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया का नंबर आता है। तो यात्रा एवं पर्यटन सूचकांक से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पहलू थे उसको हमने एक स्लाइड में ही देख लिया। इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में एक बार देखेंगे और आज के इस लेक्चर को समाप्त करेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद हम थोड़ा समझ लेते हैं कि विश्व आर्थिक मंच जो इस सूचकांक को जारी करने वाली संस्थान है वो क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है। तो यह अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, ये यूनाइटेड नेशन का अंग नहीं है, ध्यान रखिएगा। सार्वजनिक निजी सहयोग हेतु अंतर्राष्ट्रीय संगठन बोल सकते हैं इसको आप। गैर लाभकारी प्रकृति है इसकी, लाभ के सिद्धांत पे काम नहीं करती है, गैर लाभकारी प्रकृति है इसकी। स्थापना इसका वर्ष 1971 में हुआ था। संस्थापक इसके क्लाउस श्वाब को माना जाता है। मुख्यालय इसका कोलोगनी स्विट्जरलैंड में है। वित्त पोषण बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा मुख्यतः होता है।
इसके अलावा सरकारें भी इसको वित्त पोषित करती हैं, लेकिन मुख्य रूप से बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा इसका वित्त पोषण किया जाता है। उसके बाद बात आती है कि इसका मुख्य लक्ष्य क्या है। तो व्यापार, राजनीति, शिक्षा एवं नागरिक समाज के प्रतिनिधियों को एक मंच पर लाकर विभिन्न मुद्दों का समाधान करना, चाहे वो वैश्विक तापन हो, चाहे अन्य प्रकार के जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में रिपोर्ट जारी करता है और उनका समाधान करने के लिए तत्पर रहता है। इसका वार्षिक बैठक आप देखेंगे तो वर्ष 2 वार्षिक बैठक होती हैं, लेकिन दावोस वाला जो वार्षिक बैठक है ये काफ़ी स्विट्जरलैंड में ही होता है, काफ़ी फेमस है। प्रत्येक वर्ष के जनवरी में अक्सर होता है और इसमें आप देखेंगे कि भारत के भी प्रधानमंत्री अक्सर जाया करते हैं। रिपोर्ट इसके द्वारा कौन कौन सी जारी की जाती है। तो इसके द्वारा कई रिपोर्ट, कई प्रकार के प्रकाशन, कई प्रकार के चीज़ें जारी की जाती हैं, लेकिन मुख्य जो है उसमें क्या है, एक वैश्विक लिंग अंतराल रिपोर्ट है, एक वैश्विक जोखिम रिपोर्ट है, एक चीफ इकोनॉमिस्ट आउटलुक है इत्यादि। इस प्रकार के ये रिपोर्ट जारी करती है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। अब हम इससे संबंधित, आप देखिए वर्ष 2019 में एक सिंपल सा प्रश्न पूछा गया था कि वैश्विक प्रतियोगित्व रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, वैश्विक प्रतियोगित्व रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो मैंने इसी संदर्भ में या इसी तरीके से एक प्रश्न बनाया कि यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक कौन प्रकाशित करता है। बहुत अच्छे से इसको आप हल कर सकते हैं, डेफिनेटली तुरंत ही इसका आंसर आप दे सकते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, डेफिनेटली आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। उम्मीद करता हूं कि मैं आज जिन विषय वस्तुओं को आपके साथ आपको पढ़ाया वो डेफिनेटली आपको समझ में आ गई होंगी। आज के इस लेक्चर में हम इन्हीं बिंदुओं को शामिल करेंगे। बस मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक प्रारंभिक परीक्षा पास आ गया है, आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और राउज आईएएस के हिंदी यूट्यूब चैनल, अंग्रेजी यूट्यूब चैनल, पॉडकास्ट चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं, धन्यवाद।